साल 2008 का वक्त था। तब निमिषा की उम्र थी महज 19 साल। एक मजदूर की बेटी ने उस समय नर्सिंग का कोर्स कर लिया। उसने केरल में कई लड़कियों को देखा था कि वो खाड़ी देशों में जाकर नर्सिंग का काम करके खूब पैसा कमाकर अपने घर भेज रही है। एक ख्वाब निमिषा के मन में भी पलने लगा। किसी ने उसे यमन में नर्स की नौकरी करने के बारे में बताया तो उसने यमन जाने का फैसला किया। माँ को बताया कि वो वहां जाकर खूब पैसे कमाकर घर भेजना चाहती है ताकि घर की माली हालत को दुरुस्त किया जा सके। वह यमन पहुंच भी गई, घर पैसे भी खूब भेजने लगी। 2011 में निमिषा ने इडुक्कू के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी करके अपना घर भी बसाया। यमन की राजधानी सना लौटकर उसने एक बेटी को जन्म भी दिया। लेकिन अचानक 2017 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आरोप लगे कि निमिषा प्रिया ने अपने पार्टनर एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी है। अब 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा प्रिया पर अपने यमनी पार्टनर को मारने का आरोप है और शरिया कानून के तहत उसे यह सजा सुनाई गई है। सैमुअल जेरोम भास्करन, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो वर्तमान में यमन में सरकारी अधिकारियों और तलाल के परिवार के साथ बातचीत में शामिल हैं, उन्होंने इस सजा की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि सरकारी वकील ने जेल अधिकारियों को अभियोजन का पत्र जारी किया था। फांसी 16 जुलाई को होनी है, लेकिन विकल्प अभी भी खुले हैं। भारत सरकार उसकी जान बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसे में निमिषा की फांसी में महज 6 दिन बचे हैं। फिर भी भारत में रह रही उसकी 13 साल की बेटी और पति को उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और निमिषा की फांसी टल जाए। वहीं यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की 37 वर्षीय भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। यमन की मीडिया के मुताबिक निमिषा प्रिया को जून 2018 में हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। निमिषा 2011 में नौकरी के लिए यमन की राजधानी सना गई थी। अपनी कम आमदनी से तंग आकर निमिषा और उनके पति टॉमी ने अपना खुद का एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया था। चूंकि यमन में विदेशियों को अपना व्यवसाय करने का उसको पंजीकृत कराने की अनुमति नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने एक यमनी नागरिक के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान बनाया। निमिषा ने इसके लिए महदी से संपर्क करने का फैसला किया और यहीं से चीजें गड़बड़ होने लगी। क्लिनिक शुरू भी हुआ जिसमें तलाल उनके साझेदार भी बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस क्लिनिक में निमिषा पहले नर्स के तौर पर काम करती थी, उसके मालिक को निमिषा का अपना बिजनेस शुरू करना परेशान करने लगा। यह बात उन्हें खलने लगी। इसलिए निमिषा को एक स्वामित्व समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जहां मालिक के पास 33% शेयर थे और मेहदी, जो उसका पार्टनर था, उसके पास 67% शेयर थे। क्लिनिक चल निकला, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब मेहदी ने निमिषा के साथ आय साझा करना बंद कर दिया। निमिषा के परिवार वालों के मुताबिक जब निमिषा ने इस पर मेहदी से जवाब मांगा तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मेहदी 2015 में निमिषा के साथ केरल भी आया, जहां वह उसके पति से मिला, उसके घर पर रुका। निमिषा के पति टॉमी थॉमस और उनकी बेटी भी बाद में यमन लौटने वाले थे, लेकिन यमन में गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण वे वापस नहीं लौट सके और निमिषा अकेली यमन में फंस गई। निमिषा ने यह आरोप भी लगाया कि मेहदी ने उसकी शादी की कई तस्वीरें चुरा ली। उसमें से एक तस्वीर में उसने छेड़छाड़ की और उसके पति की जगह मेहदी ने अपनी तस्वीर लगा दी, जिससे लगे कि वे दोनों शादीशुदा हैं।
महदी ने कथित तौर पर अपने परिवार और क्लिनिक के कर्मचारियों को यह बताना शुरू कर दिया कि जब वे केरल में थे तब उन्होंने निमिषा से शादी कर ली। जब निमिषा ने इसकी शिकायत की और मामला अदालत तक पहुंचा तो महदी ने कथित तौर पर अपनी शादी के फर्जी दस्तावेज भी पेश कर दिए, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस बीच जल्द ही निमिषा और महदी के बीच विवाद बढ़ने लगा और महदी ने निमिषा के साथ मारपीट और शोषण शुरू कर दिया। निमिषा ने महदी पर कई बार शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। निमिषा की शिकायतों और नशीली दवाओं की लत के कारण महदी को बार बार जेल जाना पड़ा। 2016 में पुलिस शिकायत के बाद दलाल गिरफ्तार हो गया, लेकिन 2017 में छूट कराने के बाद उसने फिर से निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया और उसका पासपोर्ट भी रख लिया। आरोप है कि पासपोर्ट वापस लेने के लिए ही निमिषा ने महदी को नशीला इंजेक्शन दिया, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। बाद में निमिषा ने कथित तौर पर अपने दोस्त अब्दुल हनान की मदद से उसके शव के टुकड़े करके पानी के टैंक में उसे छिपा दिया। 2017 में उसकी गिरफ्तारी हुई, 2018 में उसे दोषी ठहराया गया और 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। वहीं अब्दुल हनान को उम्र कैद की सजा मिली। 2023 में सजा पर अंतिम मुहर लग गई और सभी अपील और ब्लड मनी के प्रयास असफल रहे। अपील अदालतों में निमिषा की दलीलें खारिज होती रहीं। भारत में भी मौत की सजा को पलटने के लिए 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया। इस साल जून में भारत सरकार ने निमिषा की रिहाई पर बातचीत शुरू करने के लिए करीब $40,000 की धनराशि के हस्तांतरण को मंजूरी दी। निमिषा प्रिया ने अपने बचाव में कहा कि महीनों तक शारीरिक और यौन शोषण के बाद ही उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था। वहीं विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी यमन में भारत का कोई दूतावास संचालित नहीं था, इसलिए भारत का कोई औपचारिक राजनयिक संपर्क नहीं होने के कारण भी भारत सरकार उसकी खास मदद नहीं कर पाई। अब 8 साल तक जेल में रहने के बाद यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दे दी जाएगी। निमिषा प्रिया का मामला भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा में व्यापक प्रणालीगत विफलता का एक उदाहरण माना जा सकता है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जहां मानवाधिकार मानदंड, कानून का शासन और काउंसलर की सीमित पहुंच उनकी स्थिति को बेहद कमजोर और खराब कर देती है। सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1990, जो सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार संधियों में से एक माना जाता है, वह निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कानूनी सहायता तक पहुंच और मनमाने ढंग से हिरासत या निष्कासन से मुक्ति जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई यह है कि अधिकांश खाड़ी देश और पश्चिम एशियाई देशों, यमन उनमें से भी एक है, जिसमें इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। कानून में इस कमी के परिणाम स्वरूप प्रिया जैसे लोगों को मौत की सजा का सामना करना पड़ता है। यमन में लाखों भारतीय श्रमिक जाते हैं। वे निर्माण, सफाई, सेवा और कई सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। शायद वे बड़े वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके अधिकारों को लेकर कभी राजनीतिक विमर्श नहीं होते, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।